कच्ची पक्की सड़क को पार करते हुए कार निरंतर कुलदेवी के मंदिर की तरफ जा रही थी। कार के पीछे ही चल रही बस में बैठी घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं और हंसी ठिठोली कर रही थीं। सबके चेहरे पर रौनक देखते ही बनती थी। कल ही घर के सबसे छोटे बेटे वरुण की बारात लौटकर आई है और आज सभी रिश्तेदार मिलकर कुलदेवी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कार में वृंदा जी अपनी नई नवेली बहू तनु और बेटे के साथ बैठी अपने पति रामेश्वर जी से बातें किए जा रही हैं। साथ ही साथ ड्राइवर को भी हिदायत दिए जा रही हैं कि थोड़ा जल्दी करो, कुलदेवी के दर्शन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि पट बंद हो जाएं। जबकि अपनी सास और पति वरुण के बीच गज भर का घूंघट लिए बैठी तनु चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। एक तो जून का महीना, ऊपर से इतनी गर्मी, उस पर भी नहले पर दहला शादी का भारी लहंगा और ओढ़नी, गहने भी सारे पहना रखे थे। ये क्या कम था कि इतना लंबा घूंघट भी करवा दिया। इसमें भी इस छोटी सी कार में एक तरफ पति बैठा हुआ है और दूसरी तरफ सास। उन दोनों के बीच फंसी तनु इधर से उधर हिलडुल भी नहीं पा रही थी। पर इन सबसे भी ज्यादा परेशानी तनु को थी। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे, जिसे बार बार अपने रुमाल से पोंछती जा रही थी। रह रह कर कल शाम की बातें दिमाग में घूम रही थीं, जब मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। कल सुबह ही तो बारात रवाना होकर घर आई थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। दिन में थोड़ी बहुत रस्में हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत आराम। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। इसके लिए तनु बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वैसे भी नई नवेली दुल्हन थी तो अलग से तैयार होना तो बनता ही था। थोड़ी देर बाद शादीशुदा ननद मीनू ने आकर कहा, भाभी जल्दी करो, मेहमान और आसपास की सभी औरतें आ गई हैं। हाँ दीदी, बस तैयार हो गई। मीनू तनु को लेकर ही निकलने वाली थी कि इतने में वृंदा जी दौड़ती हुई उस कमरे की तरफ आईं और तनु को लगभग अंदर की तरफ खींचते हुए बोली, अरे ये क्या बहू, घूंघट तो करो और यहीं कमरे में रहो। पर मम्मी, अपने यहाँ तो घूंघट होता ही नहीं है ना, और कमरे में कौन सी मुंह दिखाई की रस्म होती है? मीनू ने हैरानी से पूछा। हाँ नहीं होता, लेकिन तनु घूंघट करेगी और फिलहाल आज के लिए ये इसी कमरे में रहेगी। जब तक हम कुलदेवी के दर्शन न कराएं, तब तक ये और वरुण आपस में बात भी नहीं कर सकते। वृंदा जी ने लगभग अपना फैसला सुनाते हुए कहा। पर हुआ क्या मम्मी? मीनू ने दोबारा पूछा तो वृंदा जी ने घूर कर उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि बस अब चुप कर। उनकी आंखें देखकर ही मीनू चुप हो गई और तनु को वापस उसी कमरे में लाकर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वृंदा जी अपनी ननद सुमति के साथ कमरे में आई और आते ही सुमति जी तनु से बोली, अरे बहू, जरा अपने पैर तो दिखाना। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो तनु को समझ ही नहीं आया कि बुआ जी कहना क्या चाह रही हैं। उसे चुप देखकर जब दोबारा बुआ जी ने कहा, अरे बहू, बहरी हो गई है क्या? कह रही हूं ना, अपने दोनों पैर दिखा। तनु ने लहंगा थोड़ा सा ऊपर करके अपने दोनों पैर दिखाए। पैर देखते ही सुमति जी बोली, देख, मैंने कहा था ना तुझसे, क्या देखकर लड़की लेकर आई है तू? इसके पैरों की उंगलियां तो इसके अंगूठे से बड़ी हैं। हाय राम जीजी, मैंने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। काश ध्यान दिया होता तो इसे इस घर में लेकर। कहते कहते वो चुप हो गईं। पर वृंदा जी इस तरीके से कह रही थीं जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। तभी बुआ जी बोलने लगी, ये तो जब कलश अंदर की तरफ धकेल रही थी तब देख लिया मैंने, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तू भी वृंदा, बहू लाने के चक्कर में ऐसी बावरी हुई कि बस अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई है। अब क्या कर सकती हूँ जीजी, जब इसे देखने गए थे तब ठंड का मौसम था। इसने पैरों में जुराबें पहन रखी थी, इसीलिए मुझे इसके पैर दिखे नहीं और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अरे तो जुराबें खुलवा कर देख लेती, इतनी सी भी जुबान नहीं हिली तेरी? अरे घर में कुत्ता भी लावे हैं
तो उसके भी पैरों की उंगलियों को देखे हैं। जय तो तू बहू लेने गई थी। अब क्या होगा जीजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना। जब तक कुलदेवी के मंदिर में दर्शन न करा दो, इसका चेहरा घर में किसी को मत दिखाना, खासकर अपने बेटे को। और सारे रस्म रिवाज छोड़कर कल ही कुलदेवी के मंदिर जाने की तैयारी करो। ठीक है जीजी, जैसा आप कहो। कहते कहते सुमति जी और वृंदा जी ने ऐसी तीखी नजरों से तनु को देखा जैसे पता नहीं तनु के साथ इस घर में क्या बवंडर आ गया हो। उसके बाद दोनों कमरे के बाहर निकल गईं। दोनों की बातें सुनकर तनु की आंखों से आंसू निकल आए। क्या एक बहू और कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता? रात को भी मीनू आकर ही खाना दे गई थी। उसके बाद कमरे में न कोई आया और न ही कोई गया। तनु अकेली ही कमरे में रही। सुबह भी जब कुलदेवी के मंदिर के लिए निकले तो तनु अपने कमरे से ही घूंघट लेकर निकली थी। तभी से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कल की बातें याद करके तनु की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, पर शायद उसके आंसुओं का इन अंधविश्वासियों के सामने कोई मोल नहीं था। आखिर मेरे पैर में ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने जो इतना बड़ा बवंडर बना दिया? रह रह कर बस यही सवाल उसके मन में आ रहे थे। तनु कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। घूंघट में से ही अपने दोनों पैरों की तरफ देख रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी अपने पैर देखती तो कभी वृंदा जी के। इन्हीं लोगों की तरह तो पैर हैं मेरे, फिर मेरे पैरों में क्या कमी रह गई जो मैं इतनी अपशगुनी हो गई? कुलदेवी के मंदिर पहुंचने से पहले वरुण को मेरी शक्ल भी नहीं दिखानी। आखिर क्यों? वो तो मुझसे 3-4 बार पहले भी मिल चुका है। एक बार तो मम्मी जी खुद उसके साथ थीं। पर अब क्या हो गया? और इस छोटी सी कार में मुझसे चिपक के ही तो बैठा हुआ है। अब क्या उस पर अपशगुन नहीं लग रहा? जितना दिमाग वो लगा सकती थी लगा रही थी, पर जवाब उसे किसी चीज़ का नहीं मिल रहा था। जून की गर्मी में दिमाग भी गर्म होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर में फट पड़ेगा। पर नई नवेली बहू को तो बम की तरह फट पड़ने का भी हक नहीं होता। जो जैसा चला रहा है बस चली जा रही है। खैर, थोड़ी देर में कुलदेवी के मंदिर पहुंचे, जिसे देखकर वृंदा जी के मुंह से सबसे पहले यही निकला, भगवान का शुक्र है कि पट बंद नहीं हुए। फिर अपने पति रामेश्वर जी से बोली, अरे जाओ जरा बस में से जीजी को फटाफट से लेकर आओ, अब वही बताएंगी कि क्या करना है। रामेश्वर जी फटाफट अपनी पत्नी की बात पर अमल करते हुए बस की तरफ लपके और अपनी बड़ी बहन यानी कि सुमति जी को फटाफट वृंदा जी के पास लेकर आए, जिन्हें देखते ही वृंदा जी बोली, हाँ जीजी, अब बताओ क्या करना है? अरे करना क्या है, फटाफट से अपनी बहू और बेटे को कार में से निकालो और दर्शन कराने मंदिर ले चलो। याद रखना, बेटा आगे खड़ा होना चाहिए और बहू उसके पीछे ही चले। ठीक है जीजी। वृंदा जी ने जैसे सुमति जी ने कहा था ठीक वैसे ही किया। आगे आगे वरुण, पीछे पीछे तनु घूंघट लिए हुए कुलदेवी के मंदिर में दर्शन के लिए चलने लगी। साथ में सुमति जी और वृंदा जी भी चल रहे थे, जबकि और रिश्तेदार महिलाएं पीछे पीछे मंगल गीत गाते हुए मंदिर में उन लोगों के साथ ही प्रवेश कर रही थीं। मंदिर में प्रवेश करते ही औरतें वहीं कंपाउंड में बैठकर मंगल गीत गाने लगी, जबकि वरुण, तनु, सुमति जी और वृंदा जी अंदर कुलदेवी के दर्शन के लिए गए। कुलदेवी के दर्शन के बाद वरुण को तो बाहर कंपाउंड में बिठा दिया गया, जबकि वृंदा जी, सुमति जी और तनु वहीं पंडित जी के पास बैठ गए। इधर उधर की बातें कर वृंदा जी सीधी मुद्दे पर आईं और पंडित जी से बोली, पंडित जी, माता रानी की कृपा से शादी का सारा काम निर्विघ्न हो गया, किंतु एक समस्या है जिसका समाधान आपको करना है। क्या हुआ बहन जी, बोलिए। इससे पहले कि वृंदा जी कुछ कहती, सुमति जी बोली, अरे ओ बहुरिया, अपने पैर पंडित जी को तो दिखाना। सुमति जी के कहने पर तनु ने खड़े होकर अपने पैर पंडित जी को दिखाए। तनु के पैर दिखाते ही सुमति जी ने बोलना शुरू किया,
ये देखो पंडित जी, बहुरिया के पैरों की उंगलियां तो इसके अंगूठे से भी बड़ी हैं। आपको तो पता ही है, अब ऐसी लड़कियां कहाँ ससुराल में निभा कर पाती हैं। यहाँ तक कि ससुराल में वो अपनी ही चलाती हैं और हमेशा पति को दबा के रखती हैं। अब हमारा तो एक ही बेटा है, अगर वो भी बहू के कहने पर चलेगा तो भला हमारा क्या होगा। सुमति जी अपनी ही रौ में बोले जा रही थी। तनु उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि भला ये क्या बात हुई। मेरे पैरों की उंगलियां मेरे अंगूठे से बड़ी हैं, इसका मतलब मैं इनके बेटे को वश में कर लूंगी और पूरे घर में अपनी चलाऊंगी। हे भगवान, ये क्या सोच है भला। बहू घर में घुसी नहीं कि बेटा हाथ से जाने का डर सताने लगा। अब जिसके पैरों की बनावट ही ऐसी है वो क्या कर सकता है। अरे तुम लोग भी क्या क्या बातें कर रही हो, भला ऐसा भी कभी होता है क्या। दरवाजे पर खड़े रामेश्वर जी ने कहा, जिन्होंने शायद आते समय अपनी पत्नी और बहन की बात सुन ली थी। अरे आप तो बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। आप तो अपने ना काम पर ध्यान दो, ये घर का मामला है, इसे हमें निपटने दो। वृंदा जी ने रामेश्वर जी को चुप कराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर रामेश्वर जी चुप हो गए और चुपचाप बाहर जाकर अपना काम करने लगे। ये नज़ारा देखकर तनु अपने सास के पैर की तरफ देखने लगी और फिर अपने पैरों की तरफ। उसे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में किसने अपने पति को वश में कर रखा है। तभी पंडित जी बोले, अरे बहन जी, अब जिसके शरीर की बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा। आप तो एक काम कीजिए, मैं कुछ पूजा बता देता हूँ, आप लोग वो करवा लीजिए, बाकी सब माता रानी की इच्छा। पंडित जी ने अपने कुछ तरीके बता दिए, लेकिन वृंदा जी और सुमति जी उससे संतुष्ट न हुई। तनु को भी बाहर घूंघट में ही बिठाकर दोनों मंदिर के एक तरफ जाकर बातें करने लगी। जी, पंडित जी ने भी पल्ला झाड़ लिया ये कहकर कि जिसकी बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा। मुझे तो पहले ही पता था इसका कोई उपाय ना है, ये तो लड़की देखते समय ही देखना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, शादी तो हो गई, अब तो हमें ही अपने स्तर पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करें जी, मेरा इकलौता बेटा है, कहीं बहू के चक्कर में हमें छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा। तू एक काम कर, जहाँ तक हो सके बहू को दबा कर रख और दोनों के बीच में प्रेम पनपने मत दे। वरुण के सामने तो अच्छी ही बने रहना, बाकी फिर मैं हूं ना, मैं देख लूंगी, बस तू बहू पर नजर रख। अब आ गई है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। सब कुलदेवी की पूजा करके वहां से रवाना होकर घर आ गए। इधर वृंदा जी भी पूरे सास पने पर आ चुकी थीं। उन्होंने 100% सुमति जी की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। घर आने के बाद भी वृंदा जी के दिमाग में कोई न कोई खिचड़ी पक रही थी। आखिर ऐसा क्या करें वो कि जिससे वरुण और तनु में प्यार पनप ही न पाए। इसीलिए जब घर से मेहमान रवाना हुए तब वृंदा जी ने सुमति जी को घर पर ही रोक लिया। सुमति जी ने वृंदा जी को कुछ समझाया और दोनों अपनी योजना पर अमल करने लगी। आज वरुण और तनु की सुहागरात थी। वरुण के कमरे को फूलों से सजाया गया था। वृंदा जी ने खुद अपनी बेटी मीनू को भेजकर तनु को तैयार करवाया था। रात को तनु कमरे में ही थी। इधर मीनू और वरुण के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी कि अचानक ही वृंदा जी जोर से चिल्लाई, हाय राम, मैं तो मर गई। अचानक सब लोग वृंदा जी के कमरे की तरफ भागे तो वृंदा जी जमीन पर पड़ी हुई हैं। उन्हें देखते ही वरुण और मीनू एक साथ बोले, क्या हुआ मम्मी। इससे पहले कि वृंदा जी कुछ कहती, सुमति जी ही बोली, अरे भाभी का पैर फिसल गया और वो गिर गई, शायद मोच आ गई हो, देखो तो जरा। नहीं जीजी, मोच तो नहीं आई है, पर कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाय, मुझसे तो खड़ा भी नहीं होते बन रहा। बेटा वरुण, जरा सहारा देकर उठा तो सही। आखिर वरुण ने सहारा देकर वृंदा जी को उठाया और कराहती हुई अपनी माँ को बिस्तर पर लेटाया। हाय, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मालिश कर दे तो अच्छा हो।
इतने में मीनू बोली, मम्मी आप परेशान न हो, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारे घर में बेटियों से ये सब नहीं कराया जाता। जब घर में बहू है तो बहू ही करेगी। आज वो तेरी माँ की सेवा कर देगी और यहीं तेरी माँ के पास सो जाएगी। सुमति जी ने कहा तो वरुण और मीनू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर कर क्या सकते थे। आखिर मीनू तनु को बुला लाई। तनु ने आकर वृंदा जी की कमर की मालिश की। उसके बाद उनके पैर दबाने लगी। रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए वरुण कमरे में जाकर सो गया और तनु वृंदा जी के साथ उनके कमरे में। लेकिन रात को वृंदा जी को खर्राटे भरते और आराम से सोते देखकर तनु के मन में यही बात आ रही थी कि कहीं सासू माँ नाटक तो नहीं कर रही। दूसरे दिन सुबह वृंदा जी कराहते हुए ही जैसे तैसे कमरे के बाहर आईं और हॉल में आकर सोफे पर बैठ गईं। वहीं तनु को पहली रसोई की रस्म के नाम पर सुमति जी ने काम पर लगा दिया। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी कि वरुण और तनु आपस में बात भी कर सकें। खाना खाते समय भी कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि वृंदा जी की कमर में दर्द है, बल्कि बैठी बैठी वो तो तनु के काम में मीन मेख निकाल रही थी। अभी वो मीन मेख निकाल ही रही थी कि इतने में मीनू ने कहा, क्या मम्मी, आपकी बातों को सुनकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपकी कमर में दर्द है। कहीं बहू के आते ही आप भी टिपिकल सास की तरह नाटक तो नहीं करने लगी। मीनू ऐसा कहकर जोरों से हंसने लगी। सबकी नजरें अपनी तरफ देखकर वृंदा जी खिसियाते हुए बोली, हाँ हाँ, जिसको लगती है उसी को पता चलता है। अब तू भी मेरा मजाक बना ले। अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्यों बुरा मान रही हो। जब तनु घर के काम से फ्री हुई तो वृंदा जी वरुण को बोली, मुझे तो डॉक्टर के पास ले चल, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। इतने में ईश्वरलाल जी ने कहा, अरे मैं ले चलता हूँ, वरुण को क्यों परेशान कर रही हो। तो वृंदा जी उन्हें झिड़कते हुए बोली, आप तो रहने ही दो, दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी सेवा करते हो मेरी। मेरा बेटा मुझे ले जाएगा तो कोई परेशानी है क्या। अरे पर भगवान, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि कम से कम पता तो हो कि तुम्हें कौन सी दवाई किस समय देनी है। आखिर तुम्हारे साथ कमरे में तो मैं ही रहता हूँ। हाँ, बड़े आए मेरी सेवा करने वाले। आप तो घर पर बैठो, वरुण मुझे दिखा आएगा और वही बता देगा कि कौन सी दवाई कब लेनी है। अपने पति को झिड़ककर वृंदा जी रवाना होने के लिए अपने स्लीपर्स पहन रही थी। तब भी तनु अपनी सास के पैरों की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। कभी उनके पैरों की तरफ देख रही थी तो कभी अपने ससुर जी की तरफ। अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी दिमाग में यही बातें चल रही थीं कि मेरे पैरों की उंगलियों को देखकर बेटा कहीं बहू की मुट्ठी में ना आ जाए। इस बात का डर लग रहा है। और यहाँ तो इनके पैरों की बनावट इनके अनुरूप होने के बावजूद भी ससुर जी इनकी मुट्ठी में हैं। हे भगवान, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। पति भी मुट्ठी में चाहिए और बेटा भी मुट्ठी में चाहिए। आखिरकार वरुण वृंदा जी को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुआ और सुमति जी भी उनके साथ ही गईं। वृंदा जी को सुमति जी के साथ बाहर बिठाकर वरुण डॉक्टर के केबिन में चला गया। पीछे से वृंदा जी सुमति जी से बोली, जी ऐसे कैसे काम चलेगा। आखिर कब तक मैं बहू बेटे को दूर रख पाऊंगी। देखा नहीं कैसे मीनू ने बात पकड़ ली। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर ये नाटक हम हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते। अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। बेटे के मन में बहू के लिए गलतफहमी पैदा ही करनी पड़ेगी, जिससे कि दोनों में प्यार पनप ही न पाए और ऐसी बहू से हमारा पिंड छूटे। सुमति जी अपनी अकल लगा रही थीं। दोनों बातें तो किए जा रही थीं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं देखा कि वरुण उनके पीछे कब का आकर खड़ा हो चुका है और शायद उनकी बातें सुन भी चुका है। इतने में वृंदा जी की नज़र वरुण की तरफ गई तो वो घबरा गईं। वरुण ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तो सुमति जी बात संभालते हुए बोली, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने। चल जल्दी से तेरी माँ को दिखा लेते हैं। वरुण गुस्से से सुमति जी की तरफ देखते हुए बोला, दिखाना क्या है बुआ जी,
अच्छी भली तो है मम्मी, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने बेटे के साथ। अगर इतनी ही नफरत थी तनु से तो शादी ही ना करते। कम से कम उसकी जिंदगी बर्बाद तो न होती। कोई जबरदस्ती तो शादी नहीं हुई हमारी। वृंदा जी से पहले बोलते न बना, पर फिर खुद को संभालते हुए गुस्से में बोली, तो और क्या करती मैं? शादी से पहले अगर उसकी पैरों की उंगलियां देख लेती ना तो कभी ना करती शादी में तेरी उससे। उस समय तो ठंड के कारण जुर्राबें पहन कर आई थी अपनी कमी छुपाने के लिए, और अब मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है। तुझे अपनी मुट्ठी में करके हमारा घर बर्बाद कर देगी। वरुण को अपनी मम्मी की सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी? आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन मानता है? अंधविश्वास में अंधी हुई जा रही हो और खुद अपना घर बर्बाद कर रही हो और इल्ज़ाम अपनी बहू पर लगा रही हो। उसकी बात सुनकर वृंदा जी ने कहा, देख ले, असर दिखाना शुरू कर दिया ना उस अपशगुनी ने। आज बेटे को माँ से लड़वा ही दिया। उसके लिए तू मुझसे लड़ने को तैयार हो गया। घर जाकर सबसे पहले उस अपशगुनी को ही निकालती हूँ। ठीक है, बिल्कुल निकालो, पर उसके साथ मैं भी जाऊंगा। पैरों की बनावट को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया कि आने वाले वक्त में आपकी बहू आपके बेटे को मुट्ठी में कर लेगी और आपका बेटा आपका न रहेगा। तो एक बात बताओ मम्मी, आपके पैरों की बनावट तो सही है ना? फिर आप तो कभी भी पापा को झिड़क कर एक तरफ बैठा देती हो। आखिरकार वरुण के घर से निकल जाने की बात सुनकर वृंदा जी चुप तो हो गईं, लेकिन इतनी बहस के बावजूद भी वृंदा जी मानने को तैयार नहीं थी। घर आने के बाद सुमति जी तो शक और अंधविश्वास का कीड़ा वृंदा जी को देकर अपने घर रवाना हो गई, और इधर वृंदा जी अपने अंधविश्वास में ही जी रही थी। वक्त यूं ही बीत रहा था, लेकिन तनु को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पति का प्यार था, ननद का साथ था, ससुर का आशीर्वाद था, इसीलिए वृंदा जी ज्यादा कुछ कह नहीं पाती। सब इसी तरह हंसी खुशी जी रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो वृंदा जी अपने अंधविश्वास को छोड़कर तनु को मन से अपना पाएंगी।